जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग दो विशेष टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है अपराध, दूसरा टॉपिक प्रसव। यानी आज के इस लेक्चर में इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आज इस अध्याय का अंतिम लेक्चर है। जैसा कि अपरा के बारे में अगर बताया जाए आप लोग को, तो अपरा क्या होता है? सबसे जरूरी चीज, पिछले लेक्चर में आप लोग को विदलन और तूतक पढ़ा दिया गया था। उससे पहले लेक्चर में आप लोग को विदलन पढ़ाया गया था। उससे पहले लेक्चर में क्या हो गया था? विदलन पहले लेक्चर में। उसके बाद का जो लेक्चर था उसमें तूतक पढ़ाया गया था। तूतक निर्माण, तूतक निर्माण में एक छोटा सा स्ट्रक्चर पढ़ाए थे जिसमें कोरक कुटी कहते हैं। और कोरक कुटी के द्वारा निर्माण किसका होगा बच्चा? अपरा का। किसका निर्माण होगा? अपरा। कहेंगे मास्टर कैसे? तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, हम आपको बता दें, एक मिनट पहले मार्कर रख ले। अपरा, तो सबसे पहले मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए अपरा, फिर आगे बताते हैं। अपरा, अपरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लेसेंटा कहेंगे। बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे बच्चे। ईमानदारी से वो विद्यार्थी हाथ ऊपर करेंगे जो लोग नोट्स पढ़ के आए हैं। नोट्स जितना लोग पढ़ के आए वो हाथ ऊपर कर दे। कल फिजिक्स का टेस्ट है, इसलिए आप लोग बायोलॉजी पे ध्यान नहीं दिए, यही ना? कोई बात नहीं, लेकिन पढ़िएगा। ऐसा मत कीजिए कि मतलब कि एक का टेस्ट है तो दूसरे को अनदेखा कर दे। पढ़ना सबको है, इस बात को विशेष तौर पे याद रखिए। अपरा क्या होता है? तो बच्चा आप लोग को पता है, जो कोरियोनिक बिलाई होती है, कोरियोनिक बिलाई में बताया गया था, उसमें उंगलीनुमा संरचना निकलता है। उंगलीनुमा संरचना जो होता है उसी को कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। कोरियोनिक बिलाई और जो माँ होगी, माँ की जो रुधिर वाहिनी होगी, उसके बीच का जो संबंध होगा उसे अपरा, यानी कोरियोनिक बिलाई और रुधिर वाहिनियों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। क्या? कोरियोनिक बिलाई, कोरियोनिक, ओनिक, कोरियोनिक बिलाई, कोरियोनिक बिलाई और रुधिर, मात्र लिख सकते हैं, लिख लीजिए, मातृ रुधिर वाहिनियों, मातृ रुधिर वाहिनियों के बीच के संबंध को अपरा कहते हैं। अपरा कहते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा मुन्ना आप लोग? तो बच्चा बताया क्या जा रहा है? जो कोरियोनिक बिलाई है और मातृ मतलब माँ, रुधिर वाहिनियों मतलब माँ की जो रुधिर वाहिनियां होंगी, और जो भ्रूण का कोरियोनिक बिलाई। तो कोरियोनिक बिलाई और मातृ रुधिर वाहिनियों के बीच का जो संबंध होगा, जैसे कोरियोनिक बिलाई है, मातृ रुधिर वाहिनियां, इनके बीच का जो संबंध होगा, उसी संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? अपरा। अपरा, प्लेसेंटा कहेंगे। इसमें से क्या कोई विद्यार्थी बताएगा कि अपरा का निर्माण कब होता है? कोई विद्यार्थी जिसको पता हो हाथ ऊपर कर। हम हाथ ऊपर करने के लिए कहेंगे। चलिए, क्या बताया? निषेचन के तीसरे सप्ताह में। बहुत अच्छे, इसका मतलब पढ़े हैं आप लोग, पढ़ के आए हैं। पढ़ा करो, अच्छा लगता है, पूछने बताते तो मजा आता है। यहाँ बच्चे पढ़ के आए हैं। यानी बच्चा जो अपरा होता है, जो अपरा होता है, उसका निर्माण कब होता है? अपरा का निर्माण होता है निषेचन से। निषेचन के लिख सकते हैं, निषेचन के तीसरे सप्ताह। निषेचन, अच्छा पे लिख दिए क्या? निषेचन। ठीक है, तो बच्चा क्या हो जाएगा? अपरा
अपरा का निर्माण कब होगा? निषेचन के तीसरे सप्ताह में। जैसे निषेचन हुआ उसका तीसरा सप्ताह आएगा तो अपरा का निर्माण हो जाएगा। अब एक जरूरी चीज, मातृ रुधिर वाहिनियां, माँ की रुधिर वाहिनियां और बच्चे जो भ्रूण है, मतलब बच्चा बोलेंगे तो भ्रूण ही समझेंगे, तो जो भ्रूण है और माँ है उनकी रुधिर वाहिनियां अलग अलग होती हैं। उनकी रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? अलग अलग। मतलब बच्चा जो बन रहा है, जो भ्रूण है, उसकी रुधिर वाहिनी अलग होगा, माँ जो है उनकी रुधिर वाहिनी अलग होगी। लेकिन बच्चा उन दोनों के रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर बहेगा उनके माँ के रुधिर से बच्चा क्या करेगा? पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा और फिर अपने जो उत्सर्जी पदार्थ है माँ के रुधिर वाहिनी में भेजेगा। कैसे करेगा अभी आगे बताएंगे। बस अभी आप केवल इतना याद रखिएगा, मातृ तथा भ्रूण, मातृ तथा भ्रूण रुधिर वाहिनियां अलग अलग होती हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अलग अलग होती है। हो गया बच्चा? दोनों की रुधिर वाहिनियां क्या होती है? अलग। भाई बच्चा बन रहा है तो उसके अंदर अलग से रुधिर वाहिनियां बनेंगी और माँ की रुधिर वाहिनियां पहले से है, तो दोनों की रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? अलग अलग। और गजब की चीज है ये बच्चा, जब अपरा का निर्माण हो जाता है तो अपरा और भ्रूण के बीच में एक क्या होता है? एक रज्जु, एक नली जुड़ा होता है। अपरा से देखो, एक अपरा ठीक, अपरा इधर भ्रूण, अपरा भ्रूण, अपरा भ्रूण, तो अपरा में से भ्रूण से एक नली जुड़ेगी, एक नली जिसे नाभिरज्जु कहेंगे। जैसे भाई ने मान लेते हैं ये है बच्चा अपरा, ये क्या है बच्चा? अपरा प्लेसेंटा, और ये है छोटुआ अपना, तो गड़बड़ा गया क्या इसका पैर? तो छोटुआ और अपरा कि दोनों के बीच से बच्चा एक रज्जु जुड़ेगा जिसे बच्चा नाभिरज्जु कहेंगे। इस नली को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? नाभिरज्जु कहेंगे। यह देखो, और ये नाभिरज्जु नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये रज्जु बच्चे के नाभि से जुड़ा होगा। बच्चे के नाभि से जुड़ा होने के कारण इस रज्जु का नाम नाभिरज्जु पड़ा। तो कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं बच्चा? अपरा और भ्रूण, अपरा और भ्रूण के बीच एक रज्जु पाया जाता है। एक रज्जु, रज्जु समझ रहे हैं बच्चा? वही नली। एक रज्जु पाया जाता है जिसे नाभिरज्जु कहते हैं, जिसे नाभिरज्जु कहते हैं, जिसे नाभिरज्जु कहते हैं, जिसे नाभिरज्जु कहते हैं, कहते हैं। ठीक है बच्चा, याद रहेगा? बोलिए। अब ये नाभिरज्जु सर अलग कब होगा तो बाद में बताएंगे, जो परसों पढ़ाएंगे ना तब आपको बताएंगे ये अलग कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपरा होगा, अपरा में जो पोषक पदार्थ होगा अपरा बुलाएगा। जैसे कुछ इसको लेना है, बच्चे को कुछ खाने का मन कर रहा है, बच्चे को भोजन की आवश्यकता है, बच्चे को पोषक पदार्थ की आवश्यकता है, तो बच्चा डायरेक्ट नहीं कहेगा मम्मी लाओ हम खाते हैं, नहीं, बच्चा डिसाइड अपरा करेगा। अपरा के पास आएगा, अपरा पूरा एकदम जांच पड़ताल कर लेगा, कहेगा भाई साहब आप तुम्हारे लायक है, तो यही रास्ते सरसरा के भेज देगा, अंदर कर ले, खाओ कैसा लगा, मजा है, तुम्हारी मम्मी की पड़ा खाई थी। तो बच्चा पता ये चलता है कि जो ये अपरा होता है यही डिसाइड करता है कि बच्चे को भोजन क्या चाहिए। मतलब बच्चे का देखभाल करने के लिए अपरा ही है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होगा, जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होगा तो माँ के गर्भ में पूरी जिम्मेदारी 100% जिम्मेदारी, 100% कह सकते हैं इंग्लिश में, थोड़ा अंग्रेजी संभाल लीजिए, तो 100% प्रतिशत, ठीक है, 100%, मजा आया, मजा 100%
पूरी जिम्मेदारी इस बच्चे का किसके पास होता है? अपरा के पास होता है। किसके पास? अपरा के पास होता है। अपरा ही डिसाइड करेगा बच्चे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, माँ के रुधिर से क्या बच्चे को लेना है, कौन सा हार्मोन, मतलब पूरा अपरा इसका ही देखभाल करता है। आप समझ सकते हैं कहाँ? गर्भ के अंदर। ठीक है, इतना बात हो गई। यहां तक बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। अब बच्चा ये जो अपरा होता है, ये जो अपरा होता है, ये अपरा को दो भागों में बांटा गया है। ये जो अपरा है बच्चा, इस अपरा को दो भागों में बांटा गया है। अपरा को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक तो अपरा होगा मातृ अपरा, एक अपरा होगा मातृ अपरा, चाहे मातृक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मातृक भी कह सकते हैं। मातृक अपरा मतलब मां से संबंधित होगा। और एक होता भ्रूण अपरा, या भ्रूण अपरा कह दीजिए, या आप क्या कह सकते हैं दूसरा नाम, कोई विद्यार्थी बता सकता है क्या? गर्भ अपरा। बहुत अच्छा, गर्भ अपरा, गर्भ अपरा ठीक है, किताबों में भी इसका चर्चा होता है। तो बच्चा अपरा को दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया मातृक अपरा, दूसरा हो गया गर्भ अपरा। मातृक अपरा जो होता है मेरे देश के नौजवान, मातृक अपरा का निर्माण कैसे होता है? गर्भाशय की झिल्ली से, गर्भाशय की झिल्ली, गर्भाशय की झिल्ली, झिल्ली झिल्ली, गर्भाशय की झिल्ली से बच्चा क्या होता है? मातृक अपरा का निर्माण होता है। यानी आपसे पूछा जाए मातृक अपरा का निर्माण कैसे हुआ, तो आप कहेंगे गर्भाशय की झिल्ली से। तो भ्रूण अपरा का निर्माण कैसे हुआ? आखिरकार ये जो भ्रूण अपरा है, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हो जाएगा कोरिओन, 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 कोरिओन रसांकुल, रसांकुल, कोरिओन रसांकुल से बच्चा इसका निर्माण होगा गर्भ अपरा का। तो ये बात स्पष्ट हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पता रहना चाहिए सभी विद्यार्थियों को कि जो मातृक अपरा होता है उसका निर्माण गर्भाशय की झिल्ली से होता है, गर्भ अपरा का निर्माण कोरिओन रसांकुल से होता है। ठीक है, कितना बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना बात समझ में आ गया तो यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको इसके आगे बताते हैं। नोट कीजिए। हम लोग समझते हैं जो मातृक अपरा होता है और गर्भ अपरा होता है किस प्रकार से कार्य करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं मातृक अपरा, गर्भ अपरा। क्या बच्चा? मातृक अपरा, अपरा, थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा है तो डार्क वाला ले लेते हैं। मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या? मातृक अपरा, मातृक अपरा और बच्चा गर्भ अपरा। अब ये दोनों किस प्रकार से कार्य करते हैं इसको समझिए। गर्भ अपरा, मातृक अपरा जो होता है और जो गर्भ अपरा होता है, दोनों का योगदान बहुत ही अहम होता है। कहेंगे कैसे? तो बताते हैं। जो मातृक अपरा होगा मेरे देश के नौजवान, जो मातृक अपरा होगा एक पोषक पदार्थों को, इसको पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ कोई भी विद्यार्थी बताएगा क्या होता है पोषक पदार्थ? कोई विद्यार्थी हाथ ऊपर कर दीजिए, हम पूछ लेंगे, बताइए भैया। हाँ, किसको पोषण मिलता है? बच्चे। बिल्कुल सही है। यानी बच्चा जब, बच्चा माने आप कोई बच्चा बोल रहे हैं, इस बच्चे की बात नहीं कर रहे। मेरे देश के अच्छे बच्चे, कहने का मतलब यह है जो पोषक पदार्थ होता है, पोषक पदार्थों को पहुंचाया जाता है गर्भ अपरा में। क्यों आवश्यकता पड़ता है? पोषक पदार्थ का मतलब होता है बच्चा खाने वाला पदार्थ जो बच्चे के भोजन के लिए आवश्यक है। इन पोषक पदार्थों में बच्चे का भोजन छुपा होता है। तो जो पोषक पदार्थ होता है, इन्हीं पोषक पदार्थों को बच्चा ग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करता है। तो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को, पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को बच्चा, ये जो गर्भ अपरा होता है, ये जो गर्भ अपरा होता है,
पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को ले जाकर गर्भ। हाँ बच्चा कुछ बोल रही थी क्या? अरे बच्चा कोई बात नहीं। हाँ तो ये बता रहे थे बच्चा, जो डाउट रहे तो बाद में पूछ लीजिए। आइए मात्रिक अपरा बच्चा, ये क्या है? मात्रिक अपरा। तो जो मात्रिक अपरा है बच्चा, मात्रिक अपरा में जो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन होगा, मात्रिक अपरा में जो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन, मात्रिक अपरा में नहीं होता है। मात्रिक अपरा एक काम करता है, मात्रिक अपरा पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को उठा के ले जाके कहाँ पहुंचा देता है? गर्भ अपरा में। किसकी सहायता से पहुंचाता है? तो रुधिर वाहिकाओं की सहायता से। अच्छा ये कहाँ में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन गर्भ अपरा तक जा रहा है, तो किसकी सहायता से जा रहा है मेरे देश के अच्छे बच्चे? तो ये किसकी सहायता से जा रहा है? तो रुधिर वाहिकाओं की सहायता से। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, वाहिकाएं, वाहिकाएं लिख देते हैं। तो जो रुधिर वाहिकाएं होती है मातृक में, माँ के पास, उन रुधिर वाहिकाओं के सहायता से ये क्या करेगा? पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को ले जाके गर्भ अपरा में छोड़ देगा। अब जो गर्भ अपरा होगा, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? अब जो बच्चा गर्भ अपरा होगा, जब एक पोषक पदार्थ ग्रहण करेगा, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हम कुछ उत्सर्जन करते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ, गंदे पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार जब गर्भ होगा, जो बच्चा होगा, जब क्या करेगा? पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगा, भ्रूण पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगा, कुछ त्यागेगा। तो जो बच्चा त्यागेगा वो क्या करेगा? गर्भ अपरा में छोड़ देगा। तो गर्भ अपरा में क्या त्यागेगा? उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ त्यागेगा। और जब ऑक्सीजन की सहायता से भ्रूण श्वसन कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड त्यागेगा। तो जब एक दोनों त्यागेगा तो इसको भी तो बाहर निकालना है, तो बच्चा डायरेक्ट निकाल नहीं पाएगा। तो बच्चा जब डायरेक्ट निकाल नहीं पाएगा तो भ्रूण जो है वो कहेगा अपरा को सौंप देगा, गर्भ अपरा। तो गर्भ अपरा क्या करेगा? जो भ्रूण है, भ्रूण का उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड ये उठाएगा और ले आके पटक देगा कहां बच्चा? मातृक अपरा के रुधिर वाहिकाओं में। और एक मातृ के रास्ता से, मां के रास्ते से अपना क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। यानी एक बात तो हमको समझ में आ गया, जो मातृक अपरा होता है पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? तो अपने रुधिर वाहिकाओं की सहायता से ले जाके गर्भ अपरा के रुधिर वाहिकाओं में डाल देता है और गर्भ अपरा ले जाके बच्चों को पोषण दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। और यही जब गर्भ अपरा वो जो भ्रूण होता है, जब पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, तो अब पोषक पदार्थ को जब ग्रहण किया तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालेगा। उन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। तो वो क्या करेगा? एक सौंप देगा, भ्रूण सौंप देगा गर्भ अपरा को, और गर्भ अपरा क्या करेगा? ले आके फिर फेंक देगा यहाँ, और यहाँ से फिर बाहर। इतना बात समझ में आ गया। अब अपरा का कार्य देख लेते हैं। अपरा का कार्य, अपरा का कार्य देखते हैं बच्चे। अपरा का कार्य देखते हैं। अपरा किस प्रकार से कार्य करता है उसको समझते हैं। इसके बाद अपरा के कार्य के बाद छोटा सा टॉपिक है, परसों पढ़ा देंगे, ठीक है? तो परसों के बाद ये हो जाएगा खत्म, ठीक है? बच्चा आ गया धरती पे, बच्चे के आने के बाद दूध पिलाना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। थोड़ा धैर्य बनाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपरा का कार्य क्या होता है? आइए इसकी चर्चा करें। अपरा का कार्य, तो अपरा का कार्य ये होता है पोषक पदार्थों को पहुंचाना। पोषक पदार्थ लिख देते, आप समझ जाइएगा। ये पोषक पदार्थों को क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है, जिससे बच्चा अपना भोजन प्राप्त कर सके। इसके अलावा बच्चा ऑक्सीजन भी अपरा पहुंचाता है, ताकि बच्चे में श्वसन क्रिया हो सके। क्या हो सके? श्वसन क्रिया हो सके, ठीक है बच्चा? और अपरा क्या होता है? कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है। अपरा जो होता है कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, कुछ हार्मोन स्रावित करता है, निकालता है,
जैसे कौन कौन सा, तो प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा और HCG हो जाएगा। ह्यूमन ना, चाइल्ड नहीं होगा बच्चा, आप गलत बता रही हैं ना, ध्यान से सोचो पहले। कोरियोनिक होगा। अजीब बात, गोनेडोट्रोपिक, ठीक है। तो बच्चा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये अपरा कुछ कार्य करता है। इसके अलावा अपरा बच्चे का देखभाल भी करता है। देखभाल की पूरी जिम्मेदारी किसका होता है, अपरा। देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपरा। देखभाल कैसे करेगा, ये कई रोगों बीमारियों से, बीमारी लिखते हैं, कई बीमारियों से क्या करता है अपरा, बच्चे को रक्षा पहुंचाता। जैसे बुखार हो जाएगा, बच्चा सुन लो, बुखार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, चेचक हो जाएगा। क्या होगा, बुखार हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, खसरा हो जाएगा। मतलब ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। मतलब कितना बीमारी बताया जाए, काफी बीमारियों से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। तो ये अपरा के कार्य हो गए। यहां तक हमारा अपरा बच्चा खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रसव। क्या पढ़ेंगे, प्रसव। प्रसव को देहाती में डिलीवरी बोलते हैं, यानी बच्चे को जन्म देना प्रसव कहलाता है। चाइल्ड बर्थ आप कह सकते हैं। तो अब हम लोग चाइल्ड बर्थ यानी प्रसव पढ़ेंगे। पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग चाइल्ड बर्थ पे आते हैं, ठीक है। चाइल्ड बर्थ, प्रसव, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रसव। आवाज नहीं करेंगे और छोटा सा टॉपिक खत्म होने वाला है। धैर्य बना के रखिए। आज इस बेल बोलिए, आज इस बेल, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आए। लेकिन मूवी जो 3 इडियट आई थी, गजब तबाही मचाई। जब मतलब काफी अच्छी मूवी है। मतलब अपने दौर में सबसे बेहतर मूवी हमको लगता है वो थी 3 इडियट। क्या नाम था उसका, रणछोड़दास छाछड़, खतरनाक मत है। तो देखिएगा, आइए प्रसव पे आते हैं। बच्चा जब एक भ्रूण मां के गर्भ में होगा, तो जब गर्भ में होगा तो गर्भ से वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तुरंत नहीं कि आजा घर में आए, आजा बाहर ही निकले। एक समय सीमा होगी, ये भी बता देगी, समय सीमा ही बताएगी। तो जो भ्रूण होता है मां के गर्भ से जब बाहर निकलता है, तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव। तो लिखेंगे क्या, भ्रूण के गर्भ से लिख रहे, गर्भाशय से लिख रहे, समझ जाएंगे। भ्रूण के गर्भ से बाहर निकलने की क्रिया, निकलने की क्रिया, भ्रूण के गर्भ से बाहर निकलने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। अगर कोई भ्रूण है मां के गर्भ में है और जब वो बाहर निकलेगा, तो जिस क्रिया के द्वारा बाहर निकलेगा, जैसे बाहर निकलेगा, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। या इसे हम लोग जन्म भी कह सकते हैं, बच्चे का जन्म भी कह सकते हैं ना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए बच्चा, अब ये क्या होता है, कैसे होता है। जब निषेचन होता है, बात समझिएगा, जब निषेचन होगा, नर मादा संयोग करेंगे। जब नर मादा संयोग करेंगे और नर मादा के संयोग से नर युग्मक मादा युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु दोनों मिलेंगे, और जब दोनों मिलेंगे तो उससे निषेचन क्रिया होगी। तो निषेचन से लेकर बच्चा
निषेचन से लेकर 266 दिन, 266 दिन अर्थात इसको लगभग 9 माह कह सकते हैं। निषेचन से लेकर 9 माह की जो अवधि होती है, अवधि मतलब समय, अवधि मतलब क्या होता है? समय, अवधि। निषेचन से लेकर 9 माह तक की जो अवधि होती है उसे हम लोग गर्भकाल कहते हैं। क्या कहेंगे? गर्भकाल कहेंगे, याद रहेगा। निषेचन से लेकर 266 दिन का जो समय होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? गर्भकाल। दिन में गिनेंगे तो 266 दिन के आसपास या 9 माह। अब एक गजब की बात समझो कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 9 माह, 9 माह के पहले भी प्रसव हो सकता है, 9 माह के 2-4-5 दिन बाद भी प्रसव हो सकता है। जरूरी नहीं कि 9 माह आज पूरा हुआ तो आज डिलीवरी होगा, आज प्रसव क्रिया होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो पहले लेटोटू मंगा के रखते कि यार 9वां माह पूरा और आज हम बाप बनेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्यों संदीप? सही बात है संजय, सही बात है क्या? अरे आप नहीं बन रहे, मुझे भी पता है कि आपकी बात नहीं हो रही, कि हमारी बात हो रही है। अब अच्छा लग रहा है। तो निषेचन से लेकर जो 9 माह की अवधि होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? गर्भकाल कहेंगे। जिस समय बच्चे का जन्म होने वाला होता है उस समय मादा के अंदर गर्भ के आसपास बहुत तेजी से दर्द उठता है। यानी जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उस समय, जन्म के समय या जन्म से थोड़ा पहले, चाहे जन्म के समय या जन्म से थोड़ा पहले, मादा के अंदर दर्द उठेगा। उस दर्द को हम लोग क्या कहते हैं? वेदना कहते हैं, प्रसव वेदना कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं जन्म के समय या जन्म से पूर्व या जन्म से कुछ समय पूर्व, कुछ समय पूर्व, जन्म के समय या जन्म से कुछ समय पूर्व मादा के अंदर क्या उठेगा? बच्चा दर्द उठेगा। क्या उठेगा? दर्द उठेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रसव वेदना कहते हैं, प्रसव वेदना कहते हैं। अब मेरे देश के नौजवान, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है कि मतलब जो जिसे सहना बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा जग होता है, बहुत ही अपार दर्द होता है, जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। खास करके पुरुष तो बेचारा बिल्कुल नहीं कर सकते। बेचारा महिलाओं में इस अवस्था में बच्चा वास्तव में बता रहा है बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ये जो प्रसव वेदना, ये जो छोटा सा शब्द है बच्चा, इस छोटे से शब्द में अपार दर्द छुपा हुआ है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और बच्चा जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उससे जब ठीक पहले दर्द उठेगा, ठीक पहले दर्द उठेगा बच्चा, और दर्द जब उठेगा तब से लेकर जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता तब तक बच्चा हालत खराब रहता। इतना दर्द होता है कि मतलब क्या ही बताया जाए। अब हम कैसे बता पा रहे हैं? तो बच्चा एक कल्पना करके, ठीक है, किताबों के माध्यम से जो पढ़ाई किया गया है, जो पढ़ा गया उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बताया गया जन्म के समय या जन्म के कुछ समय पूर्व, चाहे जन्म के समय चाहे जन्म से कुछ समय पूर्व महिला में दर्द होगा, जिसे प्रसव वेदना कहेंगे। अब जो ये अवस्था होती है इसे 3 स्टेज में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज 3 अवस्था में बांटा गया है। जो इसका फर्स्ट स्टेज है उसमें समझिएगा, जब बच्चे का जन्म होने वाला होगा उससे ठीक कुछ समय पहले मादा में हर 30 मिनट में दर्द उठेगा, कम होगा, दर्द उठेगा, कम होगा, दर्द उठेगा, कम होगा। ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। फर्स्ट स्टेज में बताया जा रहा है, जैसे बच्चे का जन्म होने वाला है तो जन्म होने वाला है तो उसके 3 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होगा, पहले महिला को जन्म से ठीक पहले, बच्चे के जन्म से ठीक कुछ समय पहले
हर 30 मिनट में दर्द उठेगा, फिर दर्द कम होगा, फिर उठेगा, फिर कम होगा, फिर उठेगा, फिर कम होगा। ये साइकिल बार 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 क्या होगा, चलता रहेगा। एक क्रिया हर 30 मिनट में होती है। एक क्रिया क्या होती है, हर 30 मिनट में होती है। इसके अलावा बच्चा फर्स्ट स्टेज में और बात याद रखिएगा, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, इस फर्स्ट स्टेज में हम लोग कह सकते हैं जो महिला का, उस बच्चे की माँ का या जो महिला है उसका जो ग्रीवा होगा वो लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है, जिससे बच्चे को बाहर आने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो डॉक्टर क्या करेगी, अपने इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, जो भी उनका यंत्र होता है उसकी सहायता से चेक करती है फर्स्ट स्टेज में कि मतलब ग्रीवा कितना फैला। अगर ग्रीवा लगभग 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे आसपास अगर फैल गया है तो डॉक्टर कह सकती है या कह देती है डॉक्टर, अब कह सकती है इसलिए क्योंकि डिलीवरी का काम 99% सब महिला डॉक्टर ही देखती है। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे तो एक ग्रीवा जब देखती है डॉक्टर फैल जाता है तो कहती है हाँ मतलब अब बधाई हो, खुशखबरी आने वाला है। तो ग्रीवा लगभग 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है, इस अवस्था में फर्स्ट स्टेज में फैल जाता है। अब गजब की बात ये होती है, जो दर्द उठता है बच्चा एक जन्म के समय या जन्म के कुछ समय पूर्व, या जन्म के समय या जन्म से कुछ समय पूर्व जो दर्द उठता है बच्चा, वो बहुत ही अपार जो दर्द होता है। महिला को दर्द बच्चा 8 से लेकर 24 घंटा तक सहना पड़ता है। 8 से 24 घंटा ये दर्द होता है। फर्स्ट स्टेज का जो चरण चलता है बच्चा 8 से लेकर 24 घंटा तक होता है। 8 घंटे के अंदर डिलीवरी हो सकता है, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं अस्पतालों में जिसमें महिला को दर्द उठा अभी 8 बजे, अगर दर्द इस समय उठ रहा है तो वो भिनैया जाके 8 बजे हुआ डिलीवरी, 24 घंटा लग जाता है, 16 18 घंटा बाद डिलीवरी होता है। तो बच्चा ये स्टेज बहुत क्रिटिकल होता है। अब बात करें हम लोग सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज में बच्चा क्या होता है। सेकंड स्टेज में बच्चा, माँ जो होती है बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब उस समय बच्चे का जन्म होने वाला होता है। और सेकंड स्टेज में सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आता है, सिर बाहर आएगा, सिर बाहर बाहर बाहर, सिर बच्चे का बाहर आता है, बच्चे का सिर बाहर आएगा और उसके बाद कुछ संकुचन होगा, कुछ संकुचन के बाद मेरे देश के अच्छे बच्चे, कुछ संकुचन के बाद फिर बच्चे का पूरा शरीर बाहर आएगा। लेकिन बच्चा सेकंड स्टेज में याद रखिए, जो नाभि रज्जु होता है, अपरा और भ्रूण के बीच बताए थे एक रज्जु जुड़ा होता, नाभि रज्जु अभी बताए थे अपरा वाले में, तो जो नाभि रज्जु होता है अभी भी जुड़ा होता है। अपरा से नाभि रज्जु अभी भी जुड़ा होता है, क्या बात याद रहेगा। मतलब बच्चे का जब जन्म हो जाएगा, पहले जन्म में क्या आएगा, पहले बच्चे का सिर आएगा। अब ईश्वर ऐसा सिस्टम क्यों बनाया कि बच्चे का पहले सिर आए। अब सोचिए बच्चे का जब सिर बाहर आ जाएगा तो अगर जिस थैली में वो पैक होगा उसके ऊपर पतली सी पॉलीथीन लगी होती है, झिल्ली, तो बच्चे का जब बच्चे का सर बाहर आ जाएगा तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। पहले पहलवा आएगा, बच्चा अंदर फंसेगा तो सांस लेने में समस्या होगा, तो फिर आगे दिक्कत हो सकता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। इसलिए ईश्वर बहुत दिमाग लगाए। तो ईश्वर दिमाग लगा कहे जब रिलैक्सिन हार्मोन बच्चे को घुमाता है, घुमा के पहले सर नीचे कर देगा, उसके बाद बच्चा को पहले सर बाहर आ जाएगा, फिर आराम से पकड़ के डॉक्टर लोग खींच के बाहर करेंगे। समझ में आ गया। तो बच्चे का पहले सिर बाहर आता है, उसके बाद बाकी कुछ संकुचन के बाद पूरा शरीर बाहर आएगा। कहते हैं गांव में फलाना लड़का उल्टा पैदा हुआ। जब आप लोग सुने होंगे गांव में कहा जाता है कि फलाने का लड़का उल्टा पैदा हुआ, तो आपको लगता है पहले मुड़िया आया होगा फिर दहिया आया होगा। उल्टा मतलब ये नहीं है बच्चा, उल्टा मतलब पहले पैरवा आया है फिर मुड़िया आया है। इस कंडीशन में बच्चा बहुत रिस्क होता है। अगर बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है तो इस कंडीशन में बच्चा बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क होता है। वास्तव में प्रसव हमारा क्या कहता है, प्रसव का सेकंड स्टेज कहता है कि सबसे पहले
बच्चे का सर बाहर आना चाहिए, उसके बाद बाकी और शरीर उसके बाद, ताकि बच्चे को आराम से निकाला जा सके, बच्चे का दम अंदर ना घुटे। समझ में आ रहा है? थर्ड स्टेज में जब जाते हैं बच्चा, जब हम लोग थर्ड स्टेज में जाते हैं, जब हम लोग थर्ड स्टेज में जाते हैं मेरे देश के अच्छे बच्चे, तो थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है, ये जो बच्चा होता है, बच्चे से और अपरा उससे नाभिरज्जु जुड़ा होता है, तो इसको काटना होता है। इसको काटने के लिए धारदार ब्लेड या साफ धागा, जो वो संक्रमित ना हो, संक्रमित होगा, जैसे किसी को HIV है, उससे संक्रमित है, इस बच्चे का नाभिरज्जु काट देंगे तो बच्चे को भी HIV हो जाएगा, नॉर्मल बच्चा बीमार पड़ जाएगा, उसको एक नई बीमारी हो जाएगी। तो जो संक्रमित ना हो, ऐसे धारदार ब्लेड साफ सुथरा या धागे की सहायता से इस थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है, नाभिरज्जु को काट दिया जाता है। क्या किया जाता है जी? जो नाभिरज्जु होती है, हम यहाँ लिख देते हैं, जो नाभिरज्जु होती है, नाभिरज्जु होती है, उसे क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा, उसे काट दिया जाता है। काट दिया जाएगा, उसके बाद चिमटे की सहायता से लपेट को उसे लगा दिया जाएगा, वो मुलायम चिमटा होता है, ताकि बच्चे के अंदर वहां से पाइप के रास्ते से अंदर एयर वगैरह ना जाए, ताकि दिक्कत ना हो बच्चे को नहीं। ये जो काटा जाता है बच्चा कब, तो जन्म के लगभग 20 मिनट बाद, जो अपरा से और भ्रूण से, बच्चे से जो रज्जु जुड़ा होता है, उसको काटते कब है, तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उससे 20 मिनट बाद इसे काट के अलग कर देंगे। अब जब इसको अलग कर देंगे बच्चा आराम से, बधाई हो, डीजे बजाओ, लड़का आ गया। अब क्यों समझे? अच्छा लग रहा है? मजा आया कि नहीं? अरविंद हम ही नहीं कह रहे कि आप पापा बन गए, हम कह रहे बच्चा ये आ गया, मतलब क्यों होगा, ठीक है? हाँ डीजे बजेगा, अरे बाबू तुम्हारे खाते में डीजे जरूरी है, बजेगा बजेगा, बिल्कुल डीजे बजेगा, आपके पसंदीदा गाना लगेगा। हाँ अरे बिल्कुल, काहे नहीं, आपको नाचिए, हम भी नाचेंगे, दोनों लोग मिलके नाचेंगे, सोहर गवाएंगे, जुग जुग जिये ललनवा, जो भी होता है गाँव में सोहर होता है कि नहीं होता, बहुत बढ़िया, ललना डीएम हुई है, पीएम हुई है, सीएम हुई है। तो बच्चा यहाँ तक, अब बच्चे को आवश्यकता होती है दूध की आवश्यकता होती है। तो जब बच्चे का जन्म होता है, तो माँ का जो देखो, बच्चे के जन्म के बाद माँ की जो स्तन ग्रंथियां होती है पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाती है, बच्चा वही नहीं, माँ की स्तन ग्रंथियां पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएंगी। अब वो दूध को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है। तो माँ होगी बच्चे की, उसके स्तनों से दूध निकलेगा, वो दूध बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होगा, और गाढ़े दूध को खीस कहा जाता है। गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है? खीस। गाढ़े दूध को क्या कहा जाता है? खीस कहा जाता है। अरे जब भैंसिया का गाढ़ा दूध निकलता है, तो उसको इडली बना के खाते हो कि नहीं? तो गढ़का दूध वो खीस है। तो बच्चा जब बच्चे का जन्म हुआ, तो जो मादा के द्वारा दूध का क्या किया जाएगा, वो दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, उसे हम लोग खीस कहेंगे, आमतौर पे खीस कहा जाता है। और बच्चे के पोषण के लिए वो खीस बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ। वो खीस बहुत ज्यादा होता, क्योंकि उस खीस में, माँ के दुग्ध में, उस खीस में बच्चा कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। इसके अलावा बच्चा उसमें जल की मात्रा होती है, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत से पदार्थ उसमें मिले होते हैं जो बच्चे के पोषण के लिए जरूरी होता है। गांव की कुछ महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, नहीं जानती, कहती खरबका दूध है, इसको बच्चे को नहीं पिलाइएगा, जबकि जरूरी है बच्चे को इस दूध को पिलाना, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहे। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, उस खीस को बनने में आप सोचो कितना समय लगा, बहुत समय लगा, तब जाके वो खीस तैयार होगा। और वो उस खीस पर बच्चे का पूरा अधिकार है, बच्चे को खीस देना चाहिए। और ये बिल्कुल आप अंधविश्वासों में ना पड़िए, ये ऐसे अफवाहों में ना पड़िए कि ये खराब दूध है। खराब कैसे है? वह तो बच्चे के लिए पर्याप्त और बेहतर दूध है, जो बच्चे के लिए जरूरी होता है उसके पोषण के लिए। और एक सामान्य महिला में, मतलब जो दूध बनता है, 1 से 1.5 लीटर दूध मतलब बन जाता है।
ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दुग्धपान महिला करा सके। ठीक है, ये बात। अब बाकी दुग्ध स्राव जो लिखे होंगे टॉपिक आप नोट्स देखिएगा, वहाँ आराम से कई पॉइंट लिखा गया, उसको पढ़ के आइए। अब ना चैप्टर खत्म हो गया, पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये दूसरा चैप्टर कैसा लगा पूरा सब लेक्चर देख लीजिएगा और कमेंट अपना राय जरूर दीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।